बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म पे हम लोगों ने एक एक फार्मूला, एक एक थ्योरी जितनी थी वो सारी अच्छे से जान ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम उसी थ्योरी को यूज़ करके, उन्हीं फार्मूलेस को यूज़ करके एक क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे और वही सारी चीज़ें यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी फार्मूले को यूज़ करना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। हाँ भाई, तो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3x² - 5x + 2। ओ सॉरी, अब ये क्वेश्चन बनी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मतलब हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वो वैल्यू निकालो जो इसे पूरे को 0 के बराबर ला दें, क्योंकि इक्वल टू इधर 0 ही है और रूट का मतलब ही यही होता है कि इक्वेशन x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सिर्फ वेरीफाई कर दे, और जो वेरीफाई करती है वही 0 भी ला देती है पूरी इक्वेशन को बराबर। तो जो रूट होगी वही यहाँ पे लगाएंगे तो इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर ला देगी। बात सेम है। अच्छा, अगर ये पॉलिनोमियल होता तो हम क्या कहते, फाइंड द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कहते नहीं कहते। तो वहाँ हमें सिर्फ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पता था तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा रहे थे क्वाड्रेटिक के लिए। अब ये रूट क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 3 मेथड मैंने बताए, कौन कौन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला जो धनाचार्य ने दिया है, और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमें आता ही है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो नया है वो इम्पॉर्टेंट है। तो तीनों से निकालते हैं हम वैल्यू। तो देखो भैया, बिस्मिल्लाह करने से पहले सबसे पहले इसका डी चेक कर लेते हैं। क्यों, अगर डी हमारा 0 से छोटा हुआ तो इसके तो रियल रूट है ही नहीं, तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। हम लिख देंगे इट हैज़ नो रियल रूट। ठीक है, चलो देखते हैं डी क्या होगा। b² यानी -5, तो -5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस b², पहले लिख लो फार्मूला लिखो, b² - 4ac, तो b का स्क्वायर यानी, चलो तमीज से ही कर दूँ, -5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3 इंटू 2। तो देखो मेरी बात, ये माइनस बाहर है, पहले इसे सॉल्व कर लेना, उसके बाद इस माइनस को लगाएंगे। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4, a मेरा 3 है और c मेरा 2 है। तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12 2 24, तो 24 बाहर आके माइनस का 24 यानी कि 1। तो 1 d 0 से बड़ा है, मतलब d मेरा 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब 2 डिफरेंट रूट होंगे। चलो भाई, 2 डिफरेंट रूट होंगे, नो प्रॉब्लम। अगर ये -1 आ जाता खुदा ना खास्ते, तो मैं क्या लिखता, b इज लेसर देन 0 सो इट हैज़ नो रियल रूट। तो इसके कोई 2 रियल रूट नहीं होंगे, तो हम सॉल्व भी नहीं करते। अब b मेरा 0 से बड़ा आ गया, तो 2 रूट तो हैं अलग अलग, तो अब निकालने पड़ेंगे, तो निकालते हैं। b चेक कर लिया, b कितना आया, 1 आया है, तो लिख लो d = 1, काम देगा। चलो सबसे पहले इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या कहता है, बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि प्लस या माइनस करके यही आए, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों के नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो मैंने इसे ऐसे तोड़ा, ठीक है। देखो -3x - 2x, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5x, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा -3x इंटू -2x, तो प्लस का 6x² हो रहा है, जो ये है 2 3 = 6x²। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या करेंगे, 3x², इन दो में से कॉमन लेंगे। इसमें से मैंने 3x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x - 3 x - 1। अच्छा, इसमें से मैंने -2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x - 2, एक मिनट, -1, तभी तो -2 - 1 + 2 हो जाएगा। तो x - 1 और 3x - 2, 3x - 2 और x - 1, 2 बन गए। एक बार इसे इक्वल टू 0 रखो, एक बार इसे इक्वल टू 0 रखो। अगर 3x - 2 को इक्वल टू 0 रखूँगा तो x = मेरा आ जाएगा 2/3, और x - 1 को 0 के बराबर रखूँगा तो x मेरा आ जाएगा 1।
तो देखो दो अलग अलग वैल्यू आई, यानी इस इक्वेशन में x की ये वैल्यू और ये वैल्यू रखूंगा तो ये 0 के बराबर ला देगी। तो अभी हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, तो हम क्या बोलेंगे, ये दो रूट हैं। और अगर ये पॉलिनोमियल होता तो मैं कहता, यानी इक्वेशन नहीं होती है तो मैं कहता इट हैज़ टू जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ये दो जीरोज हैं जो इसे 0 के बराबर ला दे रहे हैं। लेकिन अभी इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हम रूट बोल रहे हैं इसे। समझ में आ रही है ना बात? जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब क्या है कि अगर मैं 2 को उधर -2 में भेज दूँ फिर भी x की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तभी तो भाई दोनों तरीके से बात होनी चाहिए ना, कि जो जीरोज है वो रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, और उस इक्वेशन को सबको इधर ले आओ RHS में LHS में, तो उसे 0 के बराबर भी लानी चाहिए। तो मतलब मैं -2 में ले जाऊँ, चलो दिखा दे रहा हूँ मैं, इजिकल टू ये मान लो अब -2 है, तो देखो x की वैल्यू 1 लगाओ, 3 × 3 -5, तो 3 - 5 -2, तो x की 1 लगाने से ये -2 ला रही है, तो इसका मतलब जब ये -2 में इधर ले आऊँगा तो ये x की वही वैल्यू इसे 0 के बराबर ला देगी, तो वो रूट कहला देंगे। इक्वेशन है इसलिए। और अगर इतना ही होता, पॉलिनोमियल पढ़ रहे होते, तो ये बात हमारी जीरोस कहला रही होती, हत्ता के वहाँ भी =0 लिख के ही सॉल्व करना पड़ता, निकालना रूट ही पड़ता, क्योंकि =0 हो गया तो वो रूट ही तो बन जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं रूट और 0 बात सेम है, पॉलिनोमियल में 0, यहाँ पे रूट। चलो तो समझ में आया था। x की वैल्यू यहाँ लिख लो 1, 2, 3, तो हर मेथड से यही आनी चाहिए। चलो भैया, अब हमारा दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर बाद में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कह रहा था, x निकालने का -b +√b² - 4ac, तो मैं इसकी जगह db कह सकता हूँ /2a। तो देखो -b यानी -b, b मेरा -5, तो -b मतलब -5 +5 ±√d या b² - 4ac, d मेरा 1 है तो b² - 4ac, बात वही है, d का या b² तो 1 है तो √1 लिख सकता हूँ डायरेक्ट अपॉन 2a, 2 × a कितना है 3, 2 3 = 6, ठीक है। तो देखो 5 +√1 अपॉन 6, एक तो रूट इसका ये होगा, एक रूट इसका क्या होगा 5 - √1 अपॉन 6, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो अब देखो प्लस वाले का ले रहे हैं, प्लस वाला उठाओ, तो 5 +√1 बाहर आके 1 ही होगा अपॉन 6, यानी 5 + 1 6 अपॉन 6 = 1, एक तो वैल्यू मेरी 1 आती है, ठीक है। अब 5 - √1 से बाहर आके 1 ही हो जाएगा अपॉन 6, तो 5 - 1 यानी कि 4 अपॉन 6, तो 2 अपॉन 3, तो एक वैल्यू मेरी 2 अपॉन 3 हो गई, तो 1 और 2 अपॉन 3, 1 और 2 अपॉन 3, बात सेम है ना। अच्छा, तो अगर मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला बेस्ट है निकालने के लिए, क्योंकि स्प्लिटिंग का ऐसा नंबर सोच रहे हैं हम बैठे घंटों, बड़ा नंबर है तो सोच में ही नहीं आ रहा है कि वो तोड़ के यानी प्लस माइनस करके यही बन जाए और मल्टीप्लाई करके ऐसा बन जाए, हम सोच ही पड़े नहीं आ रहा। तो इसलिए ये वाला फार्मूला लगाओ, खटाक से 100% वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू तो सेम आई, क्योंकि फार्मूले अलग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूट तो सेम होने चाहिए। तो 1 और 2 3, 1, 2 अपॉन 3, इससे भी वही है। हाँ, अब हम लोग क्या देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है मतलब 3, उसका होल में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें करेंगे क्या बनेगा 9x², इसमें करेंगे 15x, इसमें करेंगे 6, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये कर लिया, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसका होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, LHS में भी और RHS में भी। तो इसमें भी किया, तो होल में करा, तो जब हमने LHS में 3 का करेंगे तो 3 का इसमें भी होगा, 3 का इसमें भी होगा, 3 का इसमें भी होगा। RHS में तो 0 है तो 3 × 0 क्या होगा 0 ही रहेगा। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये वाली बात समझ आ गई, पहला स्टेप क्या करना है, उसके बाद क्या करते हैं।
इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम, आराम से लिखते हैं। ये जो काम किया है वो इसीलिए किया कि इसको हम होल स्क्वायर बना दें, 3x का होल स्क्वायर लिखने के लिए। यहाँ पे सिर्फ x पे स्क्वायर है, अब मैंने बोथ पे स्क्वायर करके लिख लिया, तो ऐसे लिखेंगे। फिर माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस है, अगर यहाँ क्या होता, प्लस होता तो यहाँ प्लस का साइन होता, अभी माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन है। फिर हमने क्या करा, 2 अपनी तरफ से लगाया, मल्टीप्लाई बाई इसे लिखा जो ब्रैकेट के अंदर है 3x इंटू, अब यहाँ हम ऐसा नंबर लिखेंगे जिसके आने से ये पूरा माइनस का 15x बन जाए, मतलब वैल्यू चेंज ना हो। तो देखो माइनस की वजह से तो माइनस की होगी, तो 2 3 जा 6, 6x हो गया। 6x में कितने का मल्टीप्लाई करें, 15x हो जाए। तो देखो 15x डिवाइडेड बाई 6x कर देंगे तो आ जाएगी वैल्यू, यानी कि 3/5/2। इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15x बन जाएगा। तो कर दिया मैंने, 5/2 का मल्टीप्लाई इसमें करा, तो ये पूरा जो है वो 15x ही है, बस मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। 2 अपनी तरफ से लगाया, फिर जो मेरा अंदर ये नंबर बना था उसको मैंने लिखा, ठीक। फिर मैंने 5/2, ये नंबर कहाँ से बना, इसका होल स्क्वायर करके, तो 3x, तो खाली 3x लिखूंगा क्योंकि स्क्वायर होल पे हो गया, तो स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे। चलो ये वाली बात भी क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब एक बार प्लस का 5/2 का होल स्क्वायर लिखो, एक बार माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर लिखो, ठीक है। एक बार प्लस का, एक बार माइनस के साथ ब्रैकेट में, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे लिखो, इसे इधर लिख लेना। चलो एक बार 5/2 स्क्वायर ऐसे लिख लिया, फिर एक बार ऐसे लिखो -5/2 का होल स्क्वायर, ठीक, -5/2 का होल स्क्वायर। जो इसकी वैल्यू आएगी उसे नेगेटिव साइन के साथ, ना कि आप ये कर दीजिए -5, तो -5 का स्क्वायर वही बन जाएगा 25, जो इसका स्क्वायर होगा, तो फर्क नहीं रहेगा कुछ भी। तो इसीलिए जो इसकी वैल्यू आएगी 5/2 के स्क्वायर की, उसे एक बार पॉजिटिव साइन के साथ, अब एक बार नेगेटिव साइन के साथ। अब चाहे वो नेगेटिव आए तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी, चाहे नेगेटिव आए तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगी, ठीक। लेकिन हम नेगेटिव साइन अंदर नहीं लगाएंगे नंबर के साथ, क्योंकि फिर वो पॉजिटिव ही बन जाएगी, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव स्क्वायर होता है। अच्छा, यहाँ भी दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो अलग अलग कब होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब इसकी वैल्यू जो आएगी उसका पॉजिटिव साइन के साथ, और इसकी वैल्यू जो, उसी की वैल्यू जो आएगी एक बार नेगेटिव साइन के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस की जो वैल्यू आएगी माइनस की कट के 0 ही होना है, लेकिन हम इसे ऐसे लिखेंगे, यानी कि जो नंबर हमने 15x बनाने के लिए लिखा उसे एक बार प्लस के साथ स्क्वायर, एक बार माइनस के साथ स्क्वायर, और फिर बचा कुछ अपना +6 और इक्वल टू 0। अब आप एक बात नोटिस कीजिए, ये पूरा क्या है, अगर मैं इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा दूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए हो रहा था ये सब काम, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या ये आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? मैंने 3x को a मान लिया तो a² माइनस 2a, 3x को a माना है, इंटू b, अब 5/2 को b माना है, तो माइनस 2ab प्लस 5/2 का ही होल स्क्वायर, तो प्लस b²। तो अब ये इस फॉर्म में लिखा है a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसे मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा। मीन्स अब मैं इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे मैंने ऐसे लिख दिया 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ इस पूरे की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो प्रॉपर्टी थी, ठीक। अब बचा क्या मेरा -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, ये तो बचा। तो अब पहले इसे हम कर ले रहे हैं, इसे ऐसे ही रहने देंगे, तो इसे ब्रैकेट में ऐसे ही चलाओ, 3x माइनस 5/2, इसे ब्रैकेट में हम ऐसे ही चलाएं। अच्छा, -5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25/4, लेकिन नेगेटिव की वजह से नेगेटिव का 25/4, ठीक, प्लस 6, अंदर नेगेटिव नहीं करा, वरना -5 × -5 प्लस का 25 हो जाता, -2
और 2 इंटू 2 4 ही होता तो ये पॉजिटिव नंबर आता। लेकिन नेगेटिव क्यों लिखा है मैंने, इस वजह से क्योंकि नेगेटिव का साइन बाहर लगाया है। जो वैल्यू आएगी वो एक बार नेगेटिव के साथ, जो वैल्यू आएगी एक बार पॉजिटिव के साथ, तो पॉजिटिव के साथ वाली तो हमारी आइडेंटिटी में इन्वॉल्व हो गई, नेगेटिव वाली हमने यहाँ तो इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ आई। चलो अब क्या करा, अब कुछ नहीं करा, क्या करा, अब आप देखो ये करा मैंने, इसे और सॉल्व कर दिया तो इसे क्या हो जाएगा 3x माइनस 5/2। देखो अब कैलकुलेशन है, जो करना था पहले ही कर चुके हैं हम। कहाँ पे 2 अपनी तरफ से लगा के और लीडिंग कोफिशिएंट का जो सबसे पहले हमने लीडिंग कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करा पूरी टर्म में, फिर उसमें से 3x का स्क्वायर, फिर -2 अपनी तरफ से लगा के, फिर बीच वाले को ऐसे ब्रेक करा कि उनका प्रोडक्ट वो हो, जो हम पहले कराए अभी 15x बनाने के लिए, और जो a का यानी 3 का मल्टीप्लाई सब में करा वो हमने बस इतना करा है। उसके बाद सब कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। तो देखो फिर क्या होगा, -25/4 + 6, तो एलसीएम लेंगे तो 4 6 24, तो 4 6 24 अपॉन 1 ऐसे मत कंफ्यूज होगा, -25/4 + 6 ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम करते तो -25/4, अब इधर 6/1 है तो 4 का ही मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो +24/4। तो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 25 + 24/4 लिख दिया इक्वल टू 0। तो चल ही रहा है। चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, इससे अब हम क्या लिखेंगे और सॉल्व करेंगे इसे। 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसे -25 + 24 माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लिया। अब माइनस का 1/4 है, उधर जाएगा क्या आकार में जाएगा, प्लस में जाएगा, मतलब ये हम ऐसे लिखेंगे ना -1/4 है, तो -1/4 पूरा इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो हमने क्या करा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब इस जो इसकी वैल्यू आई इस पूरे को उधर ले गए तो ये नेगेटिव है तो उधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी 1/4। यहाँ तक बात समझ आएगी। चलो अब मेन काम, अब एक काम यहाँ और करेंगे कैलकुलेशन के अलावा। अब तक जैसे कैलकुलेशन नहीं थी, अब जैसे अभी हमने 2 काम वहाँ करे थे, क्या क्या करे थे वहाँ, लीडिंग कोफिशिएंट का यानी 3 का सब में मल्टीप्लाई करा था, फिर उसे हमने a² माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी में लिखा। ये 2 काम करे थे। अब एक काम और करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5/2, और हमें मालूम है जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ाएंगे। लॉ ऑफ रेडिकल्स का क्या है 1/4 पढ़ाया था लॉ ऑफ रेडिकल्स, तो अंडर रूट 1/4 हो गया। ठीक, लेकिन प्लस माइनस दोनों के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों के साथ हम अंडर रूट को लिखेंगे, यानी जो इसके अंदर से वैल्यू आएगी एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। ये भी हमें इंपॉर्टेंट काम है। जो तीसरा काम किया वो ये किया, स्क्वायर हटा के अंडर रूट चलाया और प्लस माइनस का साइन साथ में दिया, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस में। अभी पता लग जाएगा कैसे। 3x माइनस 5/2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगी वैल्यू 1/2, इसका तो बना जाएगी, तो जो आएगी ऐसी प्लस माइनस 1/2, 4 तो 2 हो जाएगा, 1 बन ही रहेगा। ठीक है, चलो अब 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 प्लस 5/2, ये उधर चला गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ सिर्फ प्लस है, तो क्या करेंगे एक बार प्लस के साथ लिख लो एक बार माइनस के साथ लिख लो। चलो लिख लो, तो 3x इज इक्वल टू एक बार प्लस के साथ लिख रहे हैं तो 1/2 प्लस 5/2, ये मत भूल जाना, इक्वल टू 0 चली जाए। अच्छा, अब इक्वल टू 0 तो नहीं चल रहा, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ तो खत्म हो गया किसी वजह से। ठीक है, तो किस वजह से खत्म हो सबको पता है कि 0 की जगह पे ये वाली वैल्यू पहुँच गई। तो एक बार 3x इज इक्वल टू ये लिख लिया। अच्छा, और एक बार 3x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 5/2। देखो 0 गायब हो गया क्योंकि 0 की जगह पे ये पहुंच गया इक्वल टू के उधर, इक्वल टू के उधर, इक्वल टू के उधर। तो एक बार नेगेटिव साइन के साथ लिख लिया, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ लिख लिया। अब फिर से क्या है कैलकुलेशन है। तो अब देखो एक बार जब प्लस के साथ लिखी है
तो 3x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा 6/2, मतलब 6/2 मतलब 3, तो 6/2 मतलब 3, तो 3 हो गया। तो x इज इक्वल टू 3/3 यानी कि 1। तो एक तो x की वैल्यू 1 आएगी, दूसरी x की वैल्यू इससे आएगी 3x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 4/2, ये तो 2 हो गई। तो x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो एक वैल्यू 2/3, एक वैल्यू 1, यही हमारी वैल्यू थी। तो ये तो था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। चलो अच्छा, ये कौन सा मेथड था मेरा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब क्या करेंगे, ये था तो तीनों मेथड हमने देख लिए। अभी कौन कौन से देख लिए? जो स्प्लिटिंग में रिटर्न था, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे होगा और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे होगा। और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड हमने देखा है, ये सिर्फ बोर्ड वाले बच्चे देखें, बोर्ड वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज देखने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ना है तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ डी का मसला है, और स्प्लिटिंग में रिटर्न आना चाहिए बस। तो ये तो आपसे पूछेगा नहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर कहाँ पे, एंट्रेंस या कोई कॉम्पिटिशन से। अच्छा, तो अब एक चीज़ और देख लेते हैं। ये तो हमने निकाल लिए रूट। एक चीज़ और बताई थी आपको, वर्टेक्स। वर्टेक्स बताई थी, तो अब वर्टेक्स बताने के लिए तो ग्राफ होना चाहिए था। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ए क्या है? 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब माउथ ओपन ऊपर की तरफ, यानी कि जो हमारा पैराबोला होगा उसका मुंह यू होगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ए 0 से बड़ा है। छोटा होता, माइनस होता तो नीचे की तरफ यू मुंह खुलता, यू मुंह खुलता। अब पॉजिटिव है तो यू मुंह खुलेगा। तो बनाएंगे ग्राफ कैसे कि जो सी है वो वाई एक्सिस पे कट कर रहा हो। तो एक्स एक्सिस पे, जो वाई एक्सिस पे तो 2, मान लीजिए ये वैल्यू है 2, ये तो मैंने कट कर दी वाई एक्सिस पे 2, 0 1 2, वाई एक्सिस पे 2। ये हमें सी जो बताता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो उसमें जो सी होता है ax² + bx + c, यानी जो कांस्टेंट नंबर होता है, वो हमें बताता है कि वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा होगा, तो 2 पे। और अब एक 1 1 2 2 3, तो दो अलग अलग जगह कट करेगा। एक मान लीजिए 1 और 2 3, मतलब कि 1 और 2 3, एक इससे पहले आप ऐसे मानिए, इसे ऐसे मान लीजिए 1/3 2/3 3/3, और इज आल्सो नोन एज 1 भी कह सकते हैं 3/3। तो इसके दो कौन कौन से हैं? एक 1 है, एक 2/3 है। तो 1 क्या 2/3 क्या है ये, और 3/3 1 यही है। तो इन दोनों को कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस पे यू। ठीक है, समझ में आ रहा है इसका ग्राफ क्यों बनेगा? तो एक बार 1 पे, एक बार 2/3 पे, और एक बार 1 पे, दोनों पे कट करेगा। तो इसने क्या बताया कि एक्स एक्सिस पे जहां कट कर रहा है वो इसके रूट है, इक्वेशन है 4, और पॉलिनोमियल है, यानी कि इक्वल टू का साइन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसी एक लिखा हुआ है 3x² - 5x + 2। तो इस कंडीशन में जहां एक्स एक्सिस पे कट कर रहा होगा ग्राफ, तो जीरोस कहलाएंगे। बस यही फर्क तो है। अगर इक्वेशन की फॉर्म में दिया तो रूट बोलना है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिया तो 0 बोलना है, लेकिन सॉल्यूशन सब एक ही है, इक्वल टू का साइन 0 के बराबर लाए वहाँ। अच्छा, फिर पॉलिनोमियल में इक्वल टू का 0 क्यों लगा रहे थे? क्योंकि वहाँ हमें 0 ओवर पॉलिनोमियल निकालना था, मतलब 0 के बराबर ही लाना था। तो जब तक इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे तो बराबर कैसे नहीं होगा? ठीक है। अच्छा, अब खुद कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम रूट बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? इक्वल टू का साइन दिख रहा है साफ साफ, तो ये रूट बोलेंगे। तो ये रूट बोलेंगे इस वक्त। पॉलिनोमियल होता तो हम बोलते हैं जीरोस, कट एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू करेंगे वो जीरोस है। अब इक्वेशन है तो हम रूट बोल रहे हैं, बात सेम है। ठीक है, और रूट की वो वाली डेफिनेशन ना भूल जाना कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वेरिएबल की वो वैल्यू, ताकि वो जीरोस भी होती है। जो वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो उस पूरी इक्वेशन के जितने भी हैं, मतलब कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, सबको अगर मैं LHS में ले लूँ तो RHS में वो 0 के बराबर ला देगी वही x की वैल्यू।
तो रूट जीरोस भी होती है, लेकिन कहाँ जीरो होती है? इक्वेशन में जीरो होती है, पॉलिनोमियल में जीरो ही रहती है। और वैसे रूट क्या है? जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, चलो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो ग्राफ ऐसा, अच्छा तो इसकी सबसे लोएस्ट पीक कितनी होगी ये निकालना है मुझे, लोएस्ट पॉइंट। यही तो होता था वर्टेक्स, अगर इसका मुंह यूं खुला होता तो सबसे हाईएस्ट पीक, अब इसका मुंह यूं खुला है तो इसकी सबसे लोएस्ट पीक क्या होगी? तो वो क्या कहलाती है? वर्टेक्स। अब वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? तो इसका भी एक कोऑर्डिनेट होगा x, y की फॉर्म में। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फार्मूला बताया था मैंने? x कोऑर्डिनेट निकालने का कोई फार्मूला बताया था? बताया था, क्या बताया था? -b/2a, -b/2a। तो b क्या है? -5। तो -b मतलब +5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? -5 b है, लेकिन -5 की वजह से +5। और 2 × a, a कितना है? 3, तो 5/6। ये तो x कोऑर्डिनेट में दिया। अब y कोऑर्डिनेट क्या होता है? -d/2a, तो अब -d कैसे निकालेंगे? जो अभी हमने निकाला था यार, मिट गया शायद। तो d क्या होता? √1 निकला था इसका, √1 ही तो निकला, सॉरी d हमारा 1 निकला था, 1 ही तो निकला था d। 25 b स्क्वायर -4 हाँ 1 निकला था। तो -d, तो -d का मतलब -1/2a, सॉरी नहीं 4a, तो 4 × 3, 4 3 12, तो -1/12। तो x एक्सिस पे 5/6 वैल्यू कहीं, x एक्सिस पे 5/6 और y एक्सिस पे -1/12, यानी नीचे की तरफ। इसने बता दिया, y ने बता दिया नेगेटिव होगी कि नीचे की तरफ होगा। तो कहीं ये नीचे की तरफ ये जो पॉइंट होगा सबसे लोएस्ट वाला, वो ये होगा 5,6, ये होगा 5/6, -1/12। ठीक है, अभी तो फ्रैक्शन में आया, तो ये होगा वर्टेक्स। तो ये भी बात क्लियर हो गई। चलो अच्छा, एक बात और बता दूं, हम लोग इतनी देर से कह रहे थे ये क्या केस था? जब d हमारा अलग अलग, मतलब सॉरी d मेरा 0 से बड़ा था, d मेरा क्या था? 0 से बड़ा था। अब अगर d 0 के बराबर है तो क्या होगा? देखो, अगर d मेरा 0 से, ऐसे समझो d हमारा था, तो तीनों कंडीशंस हमें पता है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल था जिसका d 1 आया था? तो 1 का मतलब क्या हुआ? 0 से बड़ा, तो इसके मतलब 2 अलग अलग रूट थे रियल। d 0 से छोटा होगा तो 2 रूट तो होंगे लेकिन रियल नहीं होंगे, तो रियल नहीं होंगे तो x एक्सिस पे कट नहीं करेंगे, क्योंकि x एक्सिस पे रियल रूट कट करते हैं। समझ में आ रही है बात? जो रूट होंगे वही जीरोस होंगे, उस पॉलिनोमियल के इक्वेशन है तो रूट होंगे। अच्छा, अगर d 0 के बराबर हो तो 2 इक्वल रूट होंगे, ये बात हम कह रहे हैं। कैसे होंगे, क्या होंगे, वो भी ज़रा एक झलक देखो। अब तो एक ही तरीका बता दूँ, कोई ऐसा तीनों तरीके हमें आ गए। कंप्लीटिंग स्क्वायर समझ में आया ना अच्छे से? चलो तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसका d 0 के बराबर है। चलो कौन सा एग्जाम्पल है? 4 - 4 × 1 × 1। चलो मिल गया एग्जाम्पल, बहुत करो d स्क्वायर - 4। तो कौन सा ले रहे हैं? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब देखेंगे इसका d। देखो आप, इसका d क्या होगा? d कैसे निकालेंगे? d क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। b क्या है? 2 का स्क्वायर 4, -4 × a क्या है? 1, c क्या है? 1, तो 4 4 - 4 = 0। तो d तो भैया 0 आ गया। तो d 0 आने का मतलब इसके 2 इक्वल रूट होंगे। अब इक्वल रूट का मतलब क्या है वो समझ में आ जाएगा जब मैं इसके रूट निकालूंगा। तो कोई सा भी मेथड लगा लूँ, अब तो मैं स्प्लिटिंग लगा दूँ। तो मैंने इसे ऐसे तोड़ा, x² प्लस 1x प्लस 1x। आप खाली x प्लस x भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें से मैंने x लिया, यहाँ बचा मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस इसमें से x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1। ऐसे मैंने यहाँ 1 कॉमन ले लिया तो अंदर x प्लस 1। तो एक बार पहले जो कॉमन है एक बार उसे लिख लिया, और एक बार जो अलग अलग नंबर है उन्हें लिख लिया। तो अब देखो दोनों नंबर सेम है,
तो अब इसे भी 0 के बराबर रखूंगा और इसे भी 0 के बराबर रखूंगा तो वैल्यू तो सेम आनी है ना। तो देखो कैसे, अगर x + 1 = 0 रखा तो x की वैल्यू -1। अब इसे रखा तो x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो दोनों की वैल्यू सेम आई। तो इसका मतलब क्यों d 0 के बराबर था, तो इसकी वैल्यू सेम है दो ही लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे कि 2 हैं, लेकिन क्या है सेम है। तो ये वाली बात क्लियर हुई। चलो तो इसका ग्राफ भी देखो किधर, चलो देखो। तो x एक्सिस पे क्या हो, पहले तो c यानी 1 पे कट कर रहा हो ग्राफ, ठीक है, और x पे -1 वैसे आए तो अब एक ही सेम है तो टच करेगा, तो सिर्फ टच कराएंगे, सिर्फ टच कराया। अरे यार थोड़ा बिगड़ गया, बनने में बिगड़ गया, बनने में, चलो दोबारा बनेगा। मान लो 1 ये है तो ये टच होता हुआ चला जाएगा। कहाँ से जाएगा टच होता हुआ, मान लीजिए यहाँ से गया तो ये 1 पॉइंट होगा, क्योंकि c इसका 1 है और रूट इसका 1 ही है, तो 1 पे टच हुआ। तो अब देखिए ये यहीं टच होता हुआ गया, तो इसकी वर्टेक्स यानी जो इसका लोएस्ट पॉइंट होगा वो भी यही होना चाहिए ना, सिर्फ यही तो टच हुआ है, जहाँ पे टच हुआ है वही तो लोएस्ट पॉइंट होगा। तो देखें वो भी -1 आना चाहिए, लोएस्ट पॉइंट 1 क्या आना चाहिए, देखो x पे तो -1 और y पे 0, तो -1, 0 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं भैया कि -1, 0 इसका आ रहा है कोऑर्डिनेट कि नहीं। तो देखो अगर हम इसका x निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या है -b/2a, तो -b यानी -2/2a, 2 1 -1, तो x कोऑर्डिनेट पे -1 है ही, वर्टेक्स भी वही होगी क्योंकि ये बस टच कर रहा है, और y कोऑर्डिनेट पे क्या है -g/4 है। तो अभी मैंने d को 0 के बराबर लाया था, तो d 0, तो 0/4 है मतलब 0, तो ये 0 है, y एक्सिस पे 0 है, तो -1, 0, y एक्सिस पे 0 का मतलब x एक्सिस पे लाई करना है, तो है इसका वर्टेक्स। अगर किसी के इक्वल रूट हैं तो टच कर रहा होगा पैराबोला, तो उसका वर्टेक्स भी एक ही होगा, है नहीं है, एक ही वर्टेक्स है। समझ में आ गई बात। चलो अब एक बात और कर लेते हैं, ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या है। अच्छा, जैसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस निकाल रहे थे एक हिट एंड ट्रायल से, फिर उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड करके स्क्वायर बनना था तो स्प्लिट कर रहे थे, ऐसे ही अगर क्यूबिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से ही निकालेंगे और दूसरा फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड करके एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। फिर तो हमारे पास 3 मेथड है, कोई सा लगा के निकाल लेंगे, ठीक। अच्छा अगर 4 है, सॉरी 4 लिखते ही सब चेंज हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर 4 है तो भी क्या करेंगे, पहला हिट एंड ट्रायल से निकाल दिया, ठीक है, फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर क्यूबिक मिलेगा, तो इतना लंबा पूछेगा नहीं, सिर्फ क्यूबिक तक पूछेगा। अगर रूट पूछे जैसे जीरोस पूछ रहा था, तो मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी तो एक निकालेंगे हिट एंड ट्रायल से, फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, तो क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी क्वेश्चन में, फिर उसमें भी हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, फिर हमें क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक मिलेगी, क्वाड्रेटिक मिलती काम खत्म, कोई सा भी मेथड लगा लेंगे। अच्छा एक बात बता, इंपॉर्टेंट बात, अगर मैंने ये कह दिया कि √2 एंड -√2 इज √2 और -√2 क्या है, रूट, अगर ये पॉलिनोमियल है तो 0 है इसके, और इक्वेशन है तो रूट है इसके, सेम बात होती है, रूट और 0 में कंफ्यूज मत होना बस कभी। तो √2 और -√2, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो बाकी के रूट निकालो। तो सुन लो भैया, पावर 4 है, हाईएस्ट पावर 4, तो इसका मतलब इसमें टोटल रूट कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 4 ऐसी वैल्यू होंगी जो 0 के बराबर ला रही होंगी, है ना। तो चलो, तो 2 तो है, तो 2 कौन सी होंगी, तो हम क्या करेंगे, अगर √2 एंड -√2 रखने से ये 0 हो रहा है तो फैक्टर थ्योरम
अगर पॉलिनोमियल में भी टच है, अगर पॉलिनोमियल होता तो आपसे सवाल ये होता कि इसके दो और जीरोस बताओ, कि दो जीरोस ये हैं, दो जीरो और बताओ। अब इक्वेशन के तौर पे पढ़ रहा हूँ तो इक्वेशन के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके दो और रूट बताओ, दो रूट आपको दिए हैं। अगर ये पॉलिनोमियल होता तो क्या होता कि दो जीरोस है तो दो जीरोस और बताओ, तो आप कोई सा भी सवाल पकड़ लो, जीरोस वाला या रूट वाला। इक्वेशन है तो रूट वाला पकड़ के चल रहे हैं। तो अगर ये √2 एंड -√2 इस लगाने से ये जीरो हो रहा है तो इसका मतलब x प्लस √2 एंड सॉरी x माइनस √2 और x प्लस √2 से भी डिवाइड करने पे ये जीरो हो जाएगा। काय से? फैक्टर थ्योरम। अगर कोई किसी का फैक्टर है तो उसकी वैल्यू लगाने से जीरो के बराबर लग के जो वैल्यू आएगी उसे इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, वो पूरे को जीरो कर देगी। अगर कोई वैल्यू, यही तो थी फैक्टर थ्योरम, अगर कोई x की वो वैल्यू जो इसे जीरो बना रही है उसे हम x के साथ निगेटिव साइन लगा के डिवाइड करेंगे तब भी वो पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। मतलब अगर पूरा पूरा डिवाइड कर दे रही है तो फैक्टर है, तो यही तो पढ़ा था फैक्टर थ्योरम में। तो अब x माइनस √2 एंड x प्लस √2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो फैक्टर होगा। तो क्या x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 से हमने डिवाइड कर देंगे इनके प्रोडक्ट से, तो x स्क्वायर माइनस 2। अब इसे मैं x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तब भी मुझे मालूम है कि इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आएगा। मतलब अगर x माइनस √2 फैक्टर है और x प्लस √2 फैक्टर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। अब तुम यहाँ मुझे पकड़ो, दिमाग में तो आई ना होगी, मैं खुद पकड़ ले रहा हूँ। मैंने ये बताया था कि अगर कोई दो नंबर फैक्टर हैं किसी नंबर के, तो अगर वो प्राइम है तो उनका प्रोडक्ट 100% फैक्टर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया है। और अगर प्राइम नहीं है, एक भी कंपोजिट या दोनों कंपोजिट है तो मे बी और मे नॉट बी। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट कैसे कह दिया कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होगा। क्यों कह दिया? वजह से ये दोनों, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम है कि नहीं, लेकिन जो शर्तें वहाँ हैं वो शर्तें ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब प्राइम नंबर के लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि उसका 1 और वो खुद फैक्टर होना चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा इसे कोई तोड़ ना सके, खुद को खुद से ज़्यादा कोई तोड़ ना सके। जैसे 4 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 में, ठीक है, फिर मैंने तोड़ दिया 1 और 2, ठीक है, ऐसी 1 और 2। तो इसमें देखो 1 2 3 आ गए, इसे सिर्फ एक बार तोड़ा। तो जो और तो कहाँ तोड़ा है, वही तो नंबर लिखा है, बस लिख दिया है ऐसे। तो जो नंबर और नीचे ब्रेक ना हो सके, जैसे 4 ब्रेक हो गया, किसमें 2 और 1, 2 1 2 2 4, फिर 1 2 1 2, तो ये ब्रेक ना हो सके वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। कि जो नंबर ब्रेक ना हो सके, जिसके पास 1 और वो खुद ही उसका फैक्टर, जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर 1 है, यानी 1 से डिवाइड करने पे 0 होगा, और 2 है 2 से डिवाइड करने पे 0 होगा। अब जरा तुम x माइनस √2 को उठाओ। अब या तो ये 1 से डिवाइड करने पे 0 आ जाएगा, या तो तुम x माइनस √2 से इसे डिवाइड करोगे तो x माइनस √2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये भी जिस तरीके से प्राइम नंबर 2 है तो 1 और 2 से डिवाइड करने पे ही 0 हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। इसी तरह x माइनस √2 भी x माइनस √2 और 1 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है और नहीं आ रहा है। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर हमने उसके फैक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट से पहले चेक करना पड़ेगा क्या इन दोनों के 1 और इसके अलावा 1 और ये नंबर खुद इसके अलावा कोई और फैक्टर है या नहीं। अच्छा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि 1 और इसके अलावा नहीं है, तो आप देखिए, अगर आप x माइनस √2 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे 2 से, तब भी 0 नहीं हो रहा है। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं जितनी हद तक चाहो, कभी भी 0 नहीं आएगा। कब तक? जब 1 और x माइनस √2 से ही डिवाइड नहीं कर लोगे तब तक। आप x प्लस √2 से करोगे कितनी बार माइनस बार करोगे तो आपको तब भी रिमाइंडर 2x मिलना है। समझ में आ रही है ना बात? सॉल्व कर लेना।
तो क्योंकि यहाँ भी इसने प्राइम नंबर की सेटिस्फाई, ऐसे x प्लस रूट टू, तो x प्लस रूट टू भी 1 और x प्लस रूट टू के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब इसके भी फैक्टर 1 और x प्लस रूट टू ही होंगे। आप चेक कर सकते हैं, तो ये फर्ज है हमारा चेक करना। अगर मान लीजिए मैं ये लिख देता एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू इस इक्वेशन के फैक्टर है मान लो, तो अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इन दोनों के प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होगा, वजह ये अभी ब्रेक हो सकता है, और क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो ये तो लीनियर थी, इससे ज़्यादा ये टूट नहीं सकता, इसके नीचे और नहीं इसके फैक्टर हो सकते 1 और इसके अलावा इसके हो सकते हैं। देखो कैसे, आप एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू को ब्रेक करोगे तो मतलब देखो ये तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस रूट टू। अब देखो आपको माइनस रूट टू एक्स लाना है और प्लस करके 0, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स, सॉरी, आप इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ कैसे ब्रेक करेंगे। अगर आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू, अब आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। मेरी बात तो ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ ना इसके और फैक्टर है, कैसे हैं जरा देखो, एक सेकंड यार। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, जैसे कि मेरा ये था, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू, अगर ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू होता है, नहीं अगर ये होता सपोज, तो इसके दो रूट होते, मतलब दो सॉल्यूशन होते, जैसे एक ये एक्स प्लस रूट टू है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू हो, तो इसके दो फैक्टर होते, और जैसे कि हमारा ये होता था, जैसे मान लीजिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा है, ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, अब मुझे इसके x दो जीरोज होंगे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ऐसे करके लिख दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2 और x माइनस 2, इसे ऐसे करके खोल लिया। तो अब x प्लस 2 और इंटू एक्स माइनस 2 आगे लिखते हैं इक्वल टू 0, तो एक बार x प्लस 2 को 0 के साथ लोगे, एक बार x माइनस 2 को 0 के साथ लोगे। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, चलो मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख दिया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 ये दो ऐसे नंबर है जिससे अगर मैं x प्लस 2 से भी इसे डिवाइड करूंगा तब भी मेरा रिमाइंडर 0 होगा, और x माइनस रूट 2 से भी इसे डिवाइड करूंगा तब भी मेरा आंसर 0 होगा। तभी तो हम एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं -2। यार अगर x की वैल्यू -2 रखने से ये 0 हो रहा है तो x के साथ अपोजिट साइन लेकर हम उससे डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फैक्टर थ्योरम यही तो कहती है कि अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू -2 लगाने के बाद ये मेरा 0 हो गया पूरा। तो x की वैल्यू लगाने से जो लगाई -2, तो उसका अपोजिट साइन के साथ हम x के साथ लिखें, जैसे x इक्वल टू -2 है तो x प्लस 2 लिखें, तो अब x प्लस 2 से इसे डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आना है, ठीक। अच्छा ऐसे यहाँ पे अब x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, तो अब 2 लगाएंगे तब भी 0 होना है। और x माइनस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 लगाने से 0 आ रहा है तो x के साथ अपोजिट साइड 2 का यानी -2, तो x -2 से इसे डिवाइड करके तब भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वरना करके देखो। अच्छा तो क्या समझ में आई, तो अगर x -2 है तो x प्लस 2 और x -2 इसके दो फैक्टर हो गए। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर था तो इसके दो और ऐसे नंबर हैं, इसके दो रूट है ना, अगर स्क्वायर होता है तो 2 रूट होते हैं ना, अगर कोई नंबर स्क्वायर है तो उसके 2 रूट है, तो 2 रूट होने का क्या मतलब है, तो 2 ही उसके फैक्टर होंगे ना। अरे जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे 2 रूट आए, एक 2 और एक -2, एक -2 और एक 2, यहाँ पे 2 रूट आए, एक 2 एक -2 और 2, तो अगर इसके 2 रूट है तो 2 फैक्टर भी तो इक्वल टू 0 लिखेंगे इक्वेशन। तो अब इसके अगर 2 रूट हैं तो इसका मतलब इसके 2 फैक्टर भी होंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे, अगर जो वैल्यू, फैक्टर थ्योरम मालूम है कि अगर ये वैल्यू लगाने से 0 आ रहा है तो x के साथ अपोजिट साइन यानी x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा, अगर 2 लगाने से ये 0 आ रहा है तो x -2 इसका फैक्टर होगा, तो x प्लस 2 और x -2 भी इसके फैक्टर हैं।
ये वाली बात क्लियर हुई। तो 2 है तो 2 इसके फैक्टर, तो ऐसे इसकी पावर 2 है तो इसके भी 2 फैक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो। तो अब इसके खुद के 2 फैक्टर और हैं, ये थोड़ी है कि 2 फैक्टर अलग अलग हैं। अब जैसे इसके हमने 2 फैक्टर निकाले x+2 और x-2, तो क्या ये खुद का नंबर और 1 है ना, x² - 4 तो नंबर है ही खुद और 1। इन दोनों के अलावा 2 अलग फैक्टर निकले हैं, तो अगर 2 अलग फैक्टर हैं 1 और खुद के अलावा, तो इसका मतलब प्राइम नहीं है। तो अब इसका मतलब इसके 2 और अलग फैक्टर हैं, तो ये प्राइम तो है नहीं। तो जब ये प्राइम नहीं है, प्राइम वाली कंडीशन नहीं रख रहा है, तो ये और ये प्राइम हो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये प्राइम हो भी, ये प्राइम नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि इसका फैक्टर हो, बिकॉज एक इसमें कंपोजिट है जो प्राइम की प्रॉपर्टी नहीं रख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्राइम है, प्राइम की प्रॉपर्टी नहीं रख रहा है। तो ये वाली बात क्लियर हुई। अच्छा, ये मैं कह रहा था, ये मैंने डायरेक्ट करा था ना, चला ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लगाया, a² - b²। आप ऐसे भी लिख दीजिए x² - 0x - 4 = 0। अब तो आप स्प्लिट करेंगे तो आपका वही आना है, कोई टेंशन नहीं है। तो 0 होना चाहिए और -4 होना चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो -2x + 2x - 4। तो एक बार माइनस ये 0 हो जाएगा, 0x हो जाएगा -2x + 0। तो ये 0x तो मतलब 0 ही हो जाएगा पूरा, नो प्रॉब्लम। तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² हो जाएगा। तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x - 2, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x - 2। ठीक है, तो एक बार x + 2, एक बार x - 2। तो इसने मुझे बता दिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर हैं, x + 2 और x - 2। अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो इसे = 0 के बराबर रखेंगे, तो x + 2 को 0 के बराबर रखा, तो जो वैल्यू मेरी निकल के आएगी वो वैल्यू रूट होगी। अगर देखो हम स्प्लिट करते हैं तो हमें 2 फैक्टर मिलते हैं, x + 2 और x - 2 2 फैक्टर है, मतलब ये वो 2 नंबर है जिससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर ये इससे डिवाइड करने पे ये 0 हो रहा है तो इसे = 0 रखेंगे। अगर हम इसे = 0 रख लें तो जो वैल्यू आएगी तो क्या होगा, जो वैल्यू हमारी आएगी वो रूट होगी, मतलब वो वैल्यू होगी जो हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तब भी 0 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यही तो कह रही थी कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे = 0 रख के वैल्यू निकालो और इसमें पुट करो तो 100% वो 0 के बराबर लाते। तो इसलिए एक मुझे -2 मिलता था, एक 2 मिलता था, तो 2 मिले। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वहाँ मैंने डायरेक्ट कर लिया था, x² - 2 का स्क्वायर, कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, मैंने a² - b² वाली लगा दी थी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो अब ये वाली बात समझ आई ना कि अगर ये दोनों रूट हैं तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी रूट होगा। वजह वही है, वजह क्या है, वजह इसकी यही है कि ये 1 और खुद के अलावा कोई और फैक्टर नहीं रख रहा, इसी तरह ये 1 और ये इस खुद के अलावा कोई और फैक्टर नहीं रख रहा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ दावे से, क्योंकि ये लीनियर है, ये लीनियर है, तो इसका एक ही रूट होना चाहिए, एक ही वो वैल्यू होगी जो हम इसमें लगाएंगे तो 0 के बराबर ला देगी। अब आप एक बात याद रख लेना, मैंने ये कहा x + 2, ठीक, x + 2 को अगर मैं x + 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 जा x + 2 0 आ जाएगा। अगर x + 2 को 1 से मैं x + 2 को डिवाइड करूंगा तो 1 जा 1x + 2 जा 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो ज़रूरी नहीं है कि 0 आ जाए, 1 रख के 0 थोड़ी हो रहा है। लेकिन अगर x + 2 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो अब मैं x + 2 को = 0 रखूंगा, x = -2। तो -2 जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो -2 इसका रूट होगा, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, तो इसका लीनियर पॉलिनॉमियल करेंगे या लीनियर इक्वेशन है तो इसका रूट क्या है, -2, तभी तो 0 होगा। और लीनियर पॉलिनॉमियल है तो इसका 0 क्या है, -2, और लीनियर इक्वेशन है तो इसका रूट क्या है, -2। लीनियर पॉलिनॉमियल है तो 0 -2 होगा, लीनियर इक्वेशन है तो रूट -2 होगा। 1 क्यों नहीं होगा, 1 लगाने से ये 0 नहीं हो रहा है पूरा। आप कहोगे कि 1 से भी तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है,
x प्लस रूट टू से ही पूरा पूरा डिवाइड हो, तो दोनों फैक्टर होने चाहिए, तो दोनों में फैक्टर थ्योरम अप्लाई होनी चाहिए कि 1 लगाने से हो रहा है तो 1 को 0 के ऊपर रख दो, क्या 1 इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई, 1 तो हर किसी का होगा ही, 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 तो हर किसी का होगा ही, उसे काउंट नहीं करना। समझ में आ रही है बात? इसीलिए आप जैसे इसके आप कहोगे दो फैक्टर हैं 1 और वो खुद, तो 1 को तो काउंट करने ही नहीं है, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें 0 आएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि उस इक्वेशन में 1 लगाने से वो पूरा 0 बन जाए ना। फैक्टर थ्योरम तो यही कहती है, अगर हमने x प्लस रूट टू से डिवाइड पूरा कर दिया तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो x प्लस टू को इक्वल, अगर मैंने जैसे यहाँ पे x प्लस टू से डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो x प्लस टू को मैं इक्वल टू 0 रख के जो वैल्यू आएगी x की वो पुट करूँगा यहाँ पे, तब भी क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा और उसे 0 के बराबर ला देगा। देखो जैसे x प्लस टू बन जाए x प्लस टू 0, x प्लस टू को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू -2 लगाई तब भी 0 ला रहा है, ठीक। अब मैंने 1 से डिवाइड करा तब भी 0 आ गया, लेकिन 1 को मैं इक्वल टू 0 रखूँगा क्यों यार, तो 1 इक्वल टू 0 तो होना ही नहीं है, तो 1 तो हर किसी का है ही, तो 1 से हमें मतलब नहीं है, 1 के अलावा देखेंगे, तो 1 के अलावा इसका तो एक ही है ना, तो इसलिए हम कहेंगे ये लीनियर है तो इसका एक ही रूट है। वैसे दो है, 1 रूट, देखो रूट क्या होता है, जिसकी वैल्यू रखने से, और फैक्टर क्या होता है, जिससे डिवाइड करने पे, तो इसके 1 और ये नंबर खुद क्या होगा, 1 और ये नंबर खुद, ये दोनों तो फैक्टर होंगे, लेकिन रूट की बात करी जाएगी तो x माइनस रूट टू को इक्वल टू 0 रख के, यानी कि x की वैल्यू रूट 2 वो इसका रूट होगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों तो फैक्टर हैं, और 1 और इन फैक्टर को जब हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें रूट मिलते हैं या जीरोस मिलते हैं। जैसे हम यहाँ कर रहे थे, अभी इससे पहले करा था तो हमें x प्लस टू x माइनस टू मिला था, तो एक बार x प्लस टू को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाली, एक बार x माइनस टू को 0 के बराबर रख के वैल्यू निकाली, तो हमें रूट मिले उसके इक्वेशन के। लेकिन अब पॉलिनोमियल होता तो जीरोस मिलते, लेकिन अगर हमें जो फैक्टर है उसे 0 के बराबर रखने पर ही 0 पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में रूट मिलेंगे। 1 को, अब आप कहोगे 1 तो सबका है फैक्टर, तो 1 को 0 के बराबर रखोगे तो यहीं से आपको लगेगा 1 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो 1 एक स्पेशल है जो सबका होता है, तो 1 को नहीं देखते, 1 के अलावा देखेंगे हम फैक्टर, यानी रूट निकालने के लिए उसके जितने फैक्टर होंगे उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जो लगा भाई फैक्टर से ही तो वैल्यू निकाल है, जिस वैल्यू से वो पूरा 0 हो जाए, और जिस वैल्यू से पूरा 0 हो जाए वही 0 या रूट होता है, पॉलिनोमियल में 0 और इक्वेशन में रूट होता है, वही तो होता है। अच्छा, तो 1 के अलावा हम बाकी फैक्टर को 0 के बराबर रख के वैल्यू निकालें, 1 में नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 इक्वल टू 0 बात ही गलत हो जाएगी, तो 1 को चेक नहीं करना, 1 के अलावा देखना, तो इसे देखेंगे तो एक ही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक ये खुद और एक 1, क्योंकि ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक होता तो 1 और इसके अलावा क्या होते, 1 को तो गिनेंगे नहीं ना, रूट ही तो 2 होंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 2 होंगे, फैक्टर 3 होंगे, फैक्टर 3 क्यों होंगे, 1 तो उसका हो गई ना ऑटोमेटिकली, तो 1 और खुद तो वो हो गई, और उसके अलावा 2 और उसके रूट होंगे, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या कहते हैं, 2 रूट होंगे, तो एक तो 1 है ही और एक तो वो खुद है ही, उसके अलावा उसके 2 रूट होंगे, ऐसी क्यूब रूट में हम कहते हैं 3 रूट होंगे, तो एक तो 1 और एक तो वो खुद, वो तो है ही, उसके अलावा उसके 3 रूट होंगे। समझ में आ रही है ना बात? ऐसे अब ये लीनियर है, तो अब लीनियर में एक तो 1 और जो खुद है वही इसके रूट होंगे, जैसे मैं बताऊँ, काम गया एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल और ये था x² - 4, तो इसके देखो 1 तो इसका क्या है, फैक्टर है, x² - 4 भी इसका फैक्टर है, इसके अलावा 2 और कौन से फैक्टर थे जो अभी हमने से सॉल्व करके निकाले थे, x + 2 और x - 2, तो इसके 4 फैक्टर हैं। फैक्टर कितने, 4, लेकिन रूट कितने हैं इसके, रूट कितने हैं, रूट इसके 2 ही हैं, रूट कितने हैं इसके 2 ही हैं, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट तो 2 होंगे, लेकिन फैक्टर कितने बन गए, 4 बन गए,
कितने बन गए, 4 बन गए। इसी तरह किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में रूट तो 2 ही होंगे, मतलब जिनकी वैल्यू रखने से पूरा 0 हो जाएगा वो तो 2 ही होंगे, सॉरी क्यूबिक में 3 ही होंगे, लेकिन उसके फैक्टर कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। 1 और वो तो खुद होगा ही, और उसके अलावा 3 और हो जाएंगे जिनसे हम रूट निकालेंगे। समझ में आ रही है ना बात। ऐसे लीनियर में 1 और वो खुद तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसके रूट कितने होंगे, 1 ही रूट होगा, तो वो 1 रूट कौन सा होगा, जो खुद x माइनस रूट 2 को ही हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो वहीं से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू रूट 2 होगी जो इसे 0 कर देगी। तो क्या बात समझ आई। लीनियर में फैक्टर कितने होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के या लीनियर इक्वेशन के हम कहें तो फैक्टर कितने होंगे, 2 होंगे, 1 और वो खुद, और उसके जीरोस यानी पॉलिनोमियल है तो 0, इक्वेशन में रूट कितना होगा, 1 होगा। फैक्टर 2 इक्वेशन और फैक्टर 2 और रूट 1 होगा, और 1 कौन सा होगा, वो खुद वाला नंबर होगा, उसी फैक्टर से हम उसके रूट निकालेंगे। समझ में आ रही है बात। अच्छा, क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर तो 4 हो गए, लेकिन रूट उसके 2 ही होंगे। कौन से रूट होंगे, जिनसे एक होगा -2 और एक होगा 2, वो वैल्यू जो इसे 0 बना दे। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। क्यूबिक है तो फैक्टर 5 हो गए, रूट कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये वाली बात क्लियर रख लेंगे। ठीक, समझ में आ रही है। चलो, तो ये वाली बात क्लियर हुई कि x माइनस 2 और x प्लस रूट 2। तो अब ये x प्लस 2 x माइनस 2 बनाना है, a माइनस बी और a प्लस बी x स्क्वायर माइनस 2 बना। अब मैं इसे x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करूंगा, तो स्क्वायर है और ये 4 है, तो ऊपर मुझे क्वेश्चन जो है स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी उसे सॉल्व करूंगा तो 2 रूट मिल जाएंगी, और उन 2 रूट को इक्वल टू 0 रखूंगा, और तो मुझे एक फैक्टर यहाँ से ऐसे इक्वल टू 0 रखूंगा, एक फैक्टर यहाँ से, तो 2 फैक्टर और मिल जाएंगे, 2 रूट और मिल जाएंगे। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी मुझे ऊपर कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर करके उसे स्प्लिट करूंगा या कोई सा ही मेथड लगाऊंगा तो 2 मुझे फैक्टर मिलेंगे उसके, x प्लस 2 x माइनस 2 इसी फॉर्म में। अब उसे इक्वल टू 0 लगा दूंगा, इक्वल टू 0 रख के मैं उसकी वैल्यू निकाल लूँगा, जो वैल्यू होगी वो उसका रूट होगी। ऐसी दूसरे वाले को इक्वल टू 0 रख के मैं रूट निकाल लूँगा, तो 2 रूट वो मिल गए, 2 रूट में निकले नहीं तो 4 रूट मिल जाएंगे। तो समझ में आ रही है बात। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि 2 मुझे रूट मिलेंगे। मैं फिर बता दूँ कि अगर ये और ये दोनों क्या हैं, इसके फैक्टर हैं, तो उसे इक्वल टू 0 लगा के जो x की वैल्यू निकलेगी वो 100% क्या होगी, रूट होगी उस इक्वेशन की, या 0 होगी उस पॉलिनोमियल की। यही तो फैक्टर थ्योरम कहती है यार, कि अगर कोई किसी का फैक्टर है तो उसकी जो वैल्यू 0 के बराबर रख के x की वो वैल्यू निकालो जो निकलेगी, x की जो वैल्यू निकलेगी उसे 0 के बराबर लगाने के बाद वो वैल्यू अगर हम उस इक्वेशन में लगाएंगे या उस पॉलिनोमियल में लगाएंगे तो 100% उसे 0 के बराबर ला देगी। अगर, या इसका उल्टा ले लो, अगर कोई वैल्यू x की इस पूरे को 0 कर रही है तो उस वैल्यू को x के साथ अपोजिट साइन, जैसे -2 लगाने से पूरा 0 हो रही है, तो x के साथ अपोजिट साइन यानी -2 की जगह +2 लगाने से, अब x + 2 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 100% क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। और अगर x + 2 से ये पूरी डिवाइड हो जा रही है तो मतलब x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -2, तो अब x की वैल्यू -2 लगा दूं मैं सब में, तब भी ये पूरी को 0 बना देगी। तो ये तो फैक्टर थ्योरम थी। तो बस मैं फैक्टर थ्योरम का खेल था, समझ आया। बार बार बोलनी है बातें तो कंफ्यूज मत होना। तो रूट और 0 फर्क समझ में आया, रूट और 0 में फ़र्क। ठीक, चलो सारी बातें क्लियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा खत्म, इतना बहुत है। तो अब आज के लिए इतना ही बहुत हो गया, क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, सारी चीज़ें समझ आ गई। अगले टर्म पे एक नया टॉपिक पकड़ेंगे और उसे पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक कि नहीं इसे पढ़ो, रिवाइज करो और बढ़िया से पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।